जात पात, कैंडिडेट की शक्ल सूरत, उसका नाम से ऊपर उठे और आइडियोलॉजी को वोट करें। हमें भी खुशी है कि हम छोटे से अपने नेटवर्क में भी 100,000 लोगों को लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर, यही सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है टूवर्ड्स दी कंट्री। तो जिन लोगों ने ये कंपनियां बनाई, जिन लोगों ने ये सोचे रखी, तो वो बढ़ा रहे हैं ना भारत को। 1,30,00,000 करोड़ की प्रोडक्शन हुई ना हुई डिफेंस में। बिल्कुल आपको अपने भारत के अगेंस्ट करके, आपको भारत की सिविलाइजेशन के अगेंस्ट करके वो लोग हैं जो चाहते हैं कि आप किसी बाबा जी का चमत्कार देखें। तो आज नए भारत में चमत्कार की कोई जगह नहीं है, सिर्फ मेहनत है, हार्ड वर्क है, देश को प्यार है और टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना है। तो मुझे लगता है नया भारत भी बनेगा और कभी ना कभी इस नए भारत को देख के नया पाकिस्तान भी बनेगा, जो सोचेगा कि भैया अब मैं टेररिज्म को खलासी करूँ और मैं काम करूँ। थोड़ा अलर्ट रहे, पढ़े लिखे की तरह बिहेव करे। कंसर्न पुलिस स्टेशन का नंबर सबके मोबाइल पे होना चाहिए। अगर कहीं पे लगता है ये पुलिस का काम है देखना, तो इन्फॉर्म कर दें। हमारी कास्ट, क्रीड, कलर, हमारा रिलीजन इससे आगे एक साइड पे है। सबसे पहले एक ही रिलीजन है कि हम भारतीय हैं और भारत को मजबूत बनाने में सारे स्टेट्स के सिटीजन्स ने काम करना है। जय माता दी। जय माता दी सर। नया भारत, नया जम्मू कश्मीर। बिल्कुल जी। और नवीनीकरण जो है वो एक लाइफ का करेक्टरिस्टिक है। जब हम कहते हैं ना ज़िंदगी, तो ज़िंदगी के कुछ बेसिक करेक्टरिस्टिक्स है, बायोलॉजी में भी पढ़ाए जाते हैं कि ज़िंदगी उसको बोलते हैं जो बढ़ रही है, जो चल रही है, जो अपने आप को बढ़ा रही है और जो रिएक्शन देती है, जो सांस लेती है। वैसे ही जो नवीनीकरण है ना, वो लाइफ का एक सिंबल है। तो एक भारत राष्ट्र, तो ऐसे अगर हम कहें तो इसकी पता ही नहीं है कि हज़ारों साल से सिविलाइजेशन चल रही है जिसको हम अखंड भारत कहते हैं। और जब हम पुरानी हिस्ट्री में जाते हैं तो पता लगता है कि भारत का जो ये हमारा विस्तार है, ये आज के भारत से कई गुना ज़्यादा है। मतलब ईरान से शुरू करके इजिप्ट को टच करके ये पूरे इंडोनेशिया नीचे तक हमारा भारत की सिविलाइजेशन फैली हुई थी। फिर समय के साथ हर चीज़ बढ़ती है, कम होती है, लेकिन जिसकी जड़ें मजबूत होती हैं वो फिर से एक बार अपना पूरा विस्तार करके और जो कंट्रीब्यूशन उसने वर्ल्ड में दी होती है, दुनिया में दी होती है, उसकी तरफ बढ़ता है। तो अब चूँकि हम लोगों ने बड़ी स्ट्रगल करके गुलामी की जंजीरें तोड़ के वापस अपनी सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, भारतीय संस्कृति की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसकी एक निशानी सामने आ रही है कि भारत एक बड़ा मजबूत देश बन के सामने आ रहा है। इतनी छोटी से स्पैन में अभी अंग्रेज़ों से हमें आज़ादी मिले हुए बहुत कम समय हुआ है, लेकिन फिर भी हमने स्पेस प्रोग्राम अपना कामयाब बना दिया। अभी टेक्नोलॉजी में हम इतने आगे निकल रहे हैं। जैसे अभी भारत की डिफेंस के लिए राजा भैया बात कर रहे थे, तो आप क्या कहते हैं कि कितना बढ़ रहा है हमारा भारत डिफेंस में अब आगे? हमारा भारत तो डिफेंस में 10 सालों में तो इतना ज़्यादा आगे चला गया कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज ही उन्होंने सबमरीन न्यूक्लियर सबमरीन, हाँ, वो लॉन्च की है और उसको कमीशन भी कर दिया आज। बिल्कुल। तो रवीश, जो ये अभी हमारी सी में हमने सीरियस होना शुरू हो गए हैं, तो बिकॉज फ्यूचर जो रिसोर्सेज का था, जैसे एक समय में हम देख रहे थे हम स्पेस को एक्सप्लोर कर रहे थे कि दुनिया कितनी बड़ी है, चांद पे, मार्स पे क्या है। और एक बड़ी ऑब्जर्वेशन है कि अभी धरती को पूरी तरह देखा नहीं गया है। जो ओशंस हैं वो भी अभी अनएक्सप्लोर्ड है ज़्यादातर। बिल्कुल, वो तो और बड़ा रिसोर्स है, कहते हैं ओशन में भी बड़े रिसोर्सेज हैं जी एकदम। ये तो एक लॉन्ग टर्म चीज़ है, लेकिन बेसिकली साउथ चाइना सी में जो थ्रेट है चाइना का, वो एक बहुत बड़ा और रियलिस्टिक थ्रेट है जो हमारे दरवाजे पे खड़ा है। तो उसको सुदृढ़ करने के लिए एक न्यूक्लियर सबमरीन जो थी ओवर ड्यू थी। क्योंकि देखिए क्या होता है, जो डीजल सबमरीन होती है उसमें डीजल रिफिल कराना पड़ता है और उसको वापस पोर्ट करना पड़ता है और उस तरीके से वो चलती है। न्यूक्लियर सबमरीन में आप किलोग्राम, 5 किलो, 10 किलो यूरेनियम से भी वो 6 महीने 8 महीने तक चलती रहती है। तो इसलिए ये तो ओवर ड्यू था। मतलब मोदी सरकार का ये काफ़ी अच्छा 2017 में इन्होंने इस सीरीज़ की पहली जो सबमरीन थी, न्यूक्लियर सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल के साथ, वो इंडक्ट हुई थी इंडियन नेवी में। और अब इंडिया सरप्राइज कर सकता है अपने एनिमीज को फ्रॉम सी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़, क्योंकि इसको लोकेट करना भी इतना आसान नहीं होता। जी जी, सबमरीन तो काफ़ी नीचे पानी में चलती है। सोनार के थ्रू ये उसको कर सकते हैं हम, सोनार के थ्रू, लेकिन वो धोखा भी दे सकती है सोनार को। आजकल आ गई है टेक्नोलॉजी जो सोनार को भी। और ये बड़ी अच्छी खबर है ना राजा भैया हमारे सबके लिए। ये सत्यसंग के हमारे इस ग्रुप डिस्कशन के प्रोग्राम में जिसमें सत्य पे आते हैं, तो मैं अपने में बड़ा एक ऑनर फील कर रहा हूँ कि मैं एक ऐसे देश में पैदा हुआ जिसको जख्म ही जख्म दिए गए हैं,
है ना, और फिर उसकी सोसाइटी को भी ब्रेक करने के लिए अलग अलग षड्यंत्र किए गए, उसकी सिविलाइजेशनों को छेड़ा गया, उसकी बुक्स को छेड़ा गया, उसके रिचुअल्स को तोड़ा गया, लेकिन फिर उसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि थोड़े ही समय में हम अब एपीजे अब्दुल कलाम जैसे एक हमारे हमारे जम्मू वर्ल्ड के इंडिया के एक अपने सपूत पैदा हो जाते हैं। आर्यभट्ट के बाद अगर हम कहें मॉडर्न वर्ल्ड में ऐसे ऐसे हमारे साइंटिस्ट पैदा हो जाते हैं जो मिसाइलें दे देते हैं, और फिर वो साइंटिस्ट की इतनी इज्जत है। मुझे नहीं लगता है कि पूरे वर्ल्ड में फ्रैंकलिन के अलावा कोई हमारे एपिसोड मिलता है जहाँ एक साइंटिस्ट को हाईएस्ट ऑनर दिया हो। बिल्कुल एपीजे अब्दुल कलाम वाज ए साइंटिस्ट। इट वाज ये तो एक एग्जांपल सेट की गई थी पूरी दुनिया कि के हमारा लिए भारत जो है टेक्नोलॉजी को लेके कितना सीरियस हम है, ज्ञान को कितना महान। ऊपर और मानते मोस्टली हैं। टीचर ही हमारे प्रेसिडेंट बने हैं, मोस्टली नहीं कह सकते, लेकिन काफी टीचर्स जो हैं वो हमारे प्रेसिडेंट, हाईएस्ट ऑनर ऑफ दी स्टेट उनको दिया गया, कंट्री उनको दिया गया ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भारत के जो हमारा आज हम बैठे थे, हम कह रहे थे कि आज जो हम काम करेंगे वो हम बात करेंगे नए भारत की, बात करेंगे डिफेंस सेक्टर, क्योंकि जो जिस देश की सरहद बाउंड्रीज मजबूत होती है ना, वो देश फिर बड़ी एंडलेस टाइम तक वो मजबूत रहता है। तो मजबूत होने के लिए डिफेंस का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है हमारे जो अपनी जो करंट प्रेजेंट सरकार है, इसका विजन भी बहुत क्लियर है कि अब मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बड़ा बनाओ, भारत के बनाए हुए वेपन्स को इस्तेमाल करो। और खुशी इस बात की हो रही है, कुछ दिन पहले खबर में ही हमने देखा, हम भी खबर करते हैं और हमने भी उसको रिपोर्ट किया था अर्थ न्यूज़ में, कि हमारे जम्मू में भी महिंद्रा कंपनी के द्वारा बनाया गया एक व्हीकल जो है वो यूज़ किया जा रहा है टेररिस्ट के साथ हैंडल करने के लिए, जिसके अंदर वेपन ऐसे लगाए गए हैं जो मजबूत हैं और जिसके अंदर जो है नॉर्मल बुलेट जो है उसको ब्रीच नहीं कर सकती है। तो वो किसी फॉरेन कंपनी से बनाया गया नहीं था, वो महिंद्रा कंपनी का द्वारा बनाया गया था। और महिंद्रा हमारी इंडिया की कंपनी है, भारत की कंपनी है जो काम कर रही है। इसी तरह टाटा है, इसी तरह बड़ी बड़ी कंपनीज है। कंपनीज भी एक देश के लिए बड़ी ज़रूरी होती हैं, एक ग्रुप होता है जो अपने देश को आगे लेके जाने की मेहनत करता है। जैसे टाटा के हम बारे में सुन रहे थे कि उन्होंने, टाटा के जो बुज़ुर्ग थे, उन्होंने जब देखा कि भारत में कपड़े को लेके एक परेशानी आ रही है तो उन्होंने मिल्स लगाई, कॉटन मिल्स लगाई। फिर उन्होंने जब सरिया को देखा, स्टील के बारे में देखा तो स्टील में भी आए। तो आज हमने देखा कि भारत बड़ा डिपेंडेंट है डिफेंस की इक्विपमेंट के लिए बाहर के देशों पे, और बहुत बड़ा इनकम टैक्स का जो हमारे आम लोगों का टैक्स बनी है जो वो जा रहा है वो उधर डिफेंस के लिए। तो उन्होंने एक स्टेप ले लिया कि हम अब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी ध्यान मैं देंगे। इसमें एक डेटा देना चाहूँगा कि 2019-20 के मुकाबले 23-24 में 1.6 टाइम्स इंक्रीज हुआ है डिफेंस प्रोडक्शन में इंडिजीनियस, और हमने जो इंडिया में बना है। हमने एक्सपोर्ट भी किया है जी, एक्सपोर्ट भी है इसमें। हाँ, तो इसमें अगर मैं एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रही है इसमें। जी, नंबर में आऊँ और तो स्टार्टअप्स को जो है प्रेफरेंस दी जा रही है, और जो Start को बढ़ा इंडिजिनियसली दिया। प्रोडक्ट 80,000 डेवलप किए जा रहे हैं इंडिया में, उनको डीपीएपी एक प्रोग्राम है जिसके अंडर जो है डिफेंस प्रोक्योरमेंट जो है लोकल जो हमारे यहाँ पे बनाने वाले हैं उनको प्रेफरेंस दी जा चाहे वो रही है। गन्स है, चाहे बुलेट्स है, चाहे वो जो भी बन मिसाइल्स रही है, हैं, चाहे वो बॉम्ब्स हैं। 2019-20 में 80,000 करोड़ का प्रोडक्शन था डिफेंस का इंडिया में। 80,000 करोड़ का। 80,000, तो आज करीबन टचिंग 2023-24 तक, एग्जैक्ट अभी नहीं 23 तक का मैं बता रहा हूँ, 1,30,000 करोड़। 1,30,000 मतलब इट्स अ बिग जंप। ये पिछले और 5 साल आप की ये बात माने कि अगर 1,30,000 करोड़ के प्रोडक्ट्स बेचे गए हैं तो 1,30,000 करोड़ की प्रोडक्शन के लिए आपको रॉ मटेरियल भी मार्केट से लाना पड़ा, आपको एम्प्लॉयमेंट भी लानी पड़ी, आपको एनर्जी का यूटिलाइजेशन भी करना पड़ा। तो एक बड़ी इकोनॉमी में एक बूस्ट मिला, जो कि सारा पैसा जो है एक टाइम पे भारत की बाहर की कंट्रीज में जा रहा था। बिल्कुल। और अब हम अपने कमा रहे हैं, हम कमा भी रहे हैं। जैसे इसरो इज ए प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, वो लोगों के बाकी कंट्रीज के सैटेलाइट भी लॉन्च कर रही है। बिल्कुल कर रही है। अभी रिसेंटली हमने देखा है कि जो हमारे इंडिया के साथ जुड़ी हुई सुनीता विलियम्स हैं, उनको वापस लाने के लिए भी कोशिश की जा रही थी, लेकिन हमारे इसरो के चेयरमैन साहब ने कहा कि अभी हमारे पास वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है कि हम उनको डायरेक्टली हेल्प कर सकते हैं, बट कंसीडर किया जाना कम से कम। तो ये बड़ी बात है, हम सब के लिए मुबारक की बात है कि हमारा भारत जो है वो नया भारत बन चुका है, और बन चुका है। अब ये नया भारत कितना बड़ा और कितना मजबूत भारत बनेगा वो डिपेंड करेगा कि यहाँ में रहने वाले जो हमारे भारतीय साथी हैं, काफ़ी लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ से बाहर जाएंगे, यहाँ पे हमें दिक्कतें आ रही हैं। तो मैं उनसे ये कहूँगा, नया घर बन रहा होता है ना जब,
तो कुछ देर के लिए टेंट में भी रहना पड़ता है, थोड़ी सी मुश्किलें आती हैं। दिक्कतें भी होती हैं। लेकिन अगर विश्वास रखेंगे नया अगर हमारा है तो हम उस दिक्कत को भूल के उसका वेट करें और जो भी उसमें सुधार की ज़रूरत है अपने अपना रोल प्ले करें। आज टेक्नोलॉजी है, आप यहाँ बैठ के सजेशन दें। अगर कोई अफसर आपको पसंद नहीं आ रहा, कोई पॉलिटिशियन आपको पसंद नहीं, आपके देश का है, और अगर आपके साथ कोई एट्रोसिटीज़ हो रही है उसके बारे में बात करें, लेकिन कंट्रीब्यूशन करें। तो जिन लोगों ने ये कंपनियां बनाई, जिन लोगों ने ये सोचे रखी, तो वो बढ़ा रहे हैं ना भारत को। 1,30,00,000 करोड़ की प्रोडक्शन हुई ना, वो डिफेंस में, बिल्कुल। जो कि अगर अपने ही देश को देनी होंगी, तो अगर हमारी सरकार अपनी कंपनी से ले रही है, चीज़ें खरीद रही है, तो देख ये कितनी अच्छी बात है। एक हमारे भारत की कंपनी बना रही है और भारत सरकार ले रही है, तो ये बाहर वालों को तो इसका बेनिफिट नहीं ना हुआ। बिल्कुल। तो हिंदुस्तान ये को एक सारा किस्म का खुद में एक कंप्लीट साइकिल बन गया, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। तो इसी का आज जब ये खबर सुनी कि सबमरीन जो है वो लॉन्च कर दी गई है, उसको कमीशन कर दिया गया है, अरिघात नाम की सबमरीन है, हम इस चीज़ से बड़े एक्साइटेड हुए, तो हमने आज डिस्कस किया। दूसरा, आज मैं देख रहा था कि इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी रिलायंस, उसने भी कुछ अनाउंसमेंट्स की हैं, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी में भी बड़े डिपेंडेंट थे वेस्ट के ऊपर। चाहे वो स्टोरेज स्पेस की लेने की बात हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात हो, तो सुनने में आ रहा है कि जो जियो कंपनी है वो भी जो है वो अब 100 GB डाटा स्टोरेज स्पेस हमें दे रही है क्लाउड में, और वो हर आदमी को मिल रही है जिसके पास जियो का सिम है। तो ये भी एक नेशन की प्राइड की बात है कि हमारी एक कंपनी जो कुछ साल पहले टेक्नोलॉजी में थी ही नहीं, जो ऑयल की एक्सट्रैक्शन में काम कर रही थी खाली, और सडनली पिछले 5-7 साल में उसने अपने आप को एक एशिया में बड़े अच्छे लेवल पे ले गए। और इसी से मुझे इसके बारे में और क्लियर होना है कि अगर हम लोग क्लाउड स्पेसिस इंडियन यूज़र को दे पा रहे हैं, तो इसी टेक्नोलॉजी की हेल्प लेके हम यूरोप के यूज़र को भी दे पाएंगे। ये बिल्कुल, जी जी बिल्कुल। जैसे गूगल, अमेजोन, ये हमें इंडिया में दे रहे हैं ऑलरेडी। यहाँ पे इंडिया में काफ़ी कंपनीज जो छोटे लेवल पे 2014 के बाद डिजिटल इंडिया का जो 2017 के बाद शुरू किया सरकार ने पुश देना, तो उस टाइम काफ़ी कंपनीज है, मैं नाम नहीं लूंगा, बैंगलोर बेस्ड। क्यों नहीं लेना हमारी हमने कौन से स्पॉन्सरशिप ली? एक कंपनी है E2E करके, हमने भी उसका सर्विस ली थी, उससे डील करते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी कंपनी, उनके बहुत बड़े बड़े सर्वर फार्म्स हैं। अच्छा, ये बात मैं समझाऊंगा। देखें, अब जैसे सर्वर फार्म्स की बात आई, तो आज रिलायंस पे भी उन्होंने कहा कि हमारे वो थे अन्नदाता को हम किसान को कहते हैं ना, तो अब पहले कह रहे थे जी ऊर्जा दाता भी बनाएंगे उनको, कि एनर्जी फार्म्स के लिए भी किसानों को हेल्प लिया जाएगा। तो पहले वो अन्नदाता थे, अब ऊर्जा दाता भी होंगे अब हमारे, क्योंकि एनर्जी बड़ी बात है। और ये सोलर फार्म्स का मतलब होता है, या सर्वर फार्म्स का मतलब होता है कि जैसे आपके मोबाइल में एक बैटरी है और उसके साथ स्टोरेज स्पेस है, तो जब आप इस स्पेस को थ्रू इंटरनेट की हेल्प लेके आप रिमोटली कहीं पे उसको रखते हैं, उसको बोलते हैं उसकी स्टोरेज स्पेस, जिसको हम क्लाउड भी बोलते हैं नॉर्मल भाषा में। लेकिन बेसिकली अगर हम बहुत ज़्यादा स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, उस जगह को बोलते हैं उसका फॉर्म, जहाँ पे बहुत से सर्वर्स पड़े होते हैं, उनको इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट किया जाता है, उनको मेंटेन किया जाता है। तो पूरी दुनिया में कहीं पे उनकी सर्विसेज दी जाती है कि आपका बेशक मोबाइल इधर है, पानी में गिर गया, टूट गया, कुछ भी हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका जो डेटा है, जो आपने फ़ोटोज़ खींचे हैं, जो आपने स्टोर किया हुआ है, जो आपका कम्युनिकेशन है किसी के साथ, वो सारे का सारा रिमोटली किसी ऐसी जगह पे पड़ा है जहाँ पे बिजली भी मेंटेन की जा रही है, जहाँ पे उसकी सेफ्टी का भी ध्यान दिया जा रहा है। और सिर्फ आपको मोबाइल चेंज करना है, या लैपटॉप चेंज करना है, कंप्यूटर चेंज करना है, एक्सेस करना है, तो आपका डाटा सेफ है। ऐसी जगह को बोलते हैं सर्वर फार्म। ये खुद में एक बहुत बड़ा बिजनेस है। हम पिछले ही जो सत्संग का हमारा एपिसोड हुआ था, हमने आपके साथ शेयर किया था। ये हम कोशिश कर रहे हैं कि जो एक सरल भाषा में नॉर्मल तरीके से हम बातचीत करते हैं, उसी तरीके से आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे दें, क्योंकि विकसित भारत में, नए भारत में हर एक आदमी का अवेयर होना ज़रूरी है, नॉलेज शेयर करना ज़रूरी है। उसी से भारत जो आगे बढ़ेगा। और जो टेक्नोलॉजी को आपको जैसे हम अपनी इलेक्शन की बात भी करते हैं, हम पॉलिटिक्स की बात भी करते हैं, हम गवर्नेंस के इश्यूज़ की बात भी करते हैं, और यही बात है, टेक्नोलॉजी के बगैर कोई भी जो देश है, जो आज समाज आगे नहीं जा सकता। तो सोलर फार्म्स के ये सोलर फार्म भी एक टर्मिनोलॉजी है, जहाँ पे सोलर के आपके पैनल्स लगते हैं जो ऊर्जा बिजली पैदा करते हैं। इसी तरह स्टोरेज फार्म्स, जिसको हमने बोला सर्वर फार्म, कि भारत में बहुत बड़े सर्वर फार्म की ज़रूरत है। और खुशी की बात ये आ रही है कि आम आदमी भी इसमें फॉर्म्स बना पा रहा है, और ख़ास भी बना पा रहा है। ख़ास होगी कंपनीज,
बड़ी बड़े फॉर्म्स बनाएंगी। आम हो गए मेरे और आप जैसे, हम भी एक छोटा सा फॉर्म बना सकते हैं स्टोरेज का, हम भी स्पेस लेके किसी को सर्विस दे सकते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रही है, चीज़ें भी बन रही हैं, और ये सारी जो है ये नए भारत की तरफ हमें लेके जा रही हैं। और नया भारत जो है ऑलरेडी बन चुका है। अब ये नया भारत कितना बड़ा बनेगा वो डिपेंड करेगा इसके लोगों के ऊपर, कि जो राष्ट्र के हमारे लोग हैं वो कितनी जल्दी चीज़ों को समझते हैं, उनमें कितना पैशन है, वो कितने पॉजिटिव होते हैं अपने भारत के लिए। वो दो किस्म के लोग हैं, एक जो अभी भी नुक्स निकाल रहे हैं, वो कभी कंट्रीब्यूट उतना नहीं कर पाएंगे, प्यार तो करते हैं। एक जो विश्वास कर रहे हैं कि नहीं जियो बना पाएगी, महिंद्रा बना पाएगी, टाटा बना पाएगी। ये वही लोग हैं जिन्होंने जियो को जोड़ा प्रेजेंट डिस्पेंसेशन के साथ, उनको गालियां भी दी, और बाद में गालियां भी उसी मोबाइल कनेक्शन से दी जो यूज कर जियो ने देखिए दिया। हमारा मकसद है, तो बेसिकली हमारा मकसद है सत्य संघ का जो एम है, जो मकसद है वो ये है, अगर हमारे पास कुछ सच है सादे तरीके से लोगों तक पहुंचा देना। क्योंकि पुरानी फिल्म में भी गाना था, और वैसे भी मेरा एक फेथ है, पब्लिक जो होती है सब जानती है, सिर्फ रियलाइज़ कराना पड़ता है, उनके सामने एक बार डिस्कशन शुरू करनी पड़ती है, और जो मेजॉरिटी का फिर जो ओपिनियन होता है ना वही सच के ऊपर जाता है, मेजॉरिटी हमेशा सच के साथ जाती है। ईश्वर की कृपा ही ऐसी है, हमारे सबको बनाया गया। तो जैसे हम सर्वर फार्म की बात कर रहे थे, उसमें थोड़ा सा मैं एलैबोरेट कर दूंगा। ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है, और ये करने के लिए गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में भी बड़ी सपोर्ट कर रही है, और जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रियल पॉलिसी में भी इसको रखा गया है। अगर आप में से कोई साथी सर्वर फार्म बनाने की कोशिश करता है, वो इंडस्ट्रियल के ऑफिस में जाए, वहाँ जाके बात करे, और अपना सर्वर फार्म भी वो बना सकता है, जिसमें गवर्नमेंट अलग अलग लोकेशंस में बहुत ज़्यादा हैवी सब्सिडीज़ भी दे रही है। और ये गवर्नमेंट हमारी है, हम अपनी गवर्नमेंट चला रहे हैं, ये किसी बाहर वाले की गवर्नमेंट नहीं है। और ये जो जियो वाला जो है, ये इट इज़ जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। मैं बताता हूँ क्यों। आप मोबाइल यूज़ करते हैं, आपके फ़ोन की मेमोरी हर 10 दिन बाद, 12 दिन बाद या महीने बाद किसी की जो है फुल हो जाती है, आपको डिलीट करनी पड़ती हैं चीज़ें। जियो कनेक्शन जो मोबाइल सिम जो लेते हैं, उनको ये 100 GB देना, इसको आप रिलेट करें डायरेक्टली पहले मोबाइल के साथ, कि हर एक इंसान को जिस तरह से डेटा 5G की ज़रूरत थी या 4G की ज़रूरत थी इंटरनेट की, आज उसको क्लाउड स्पेस की भी ज़रूरत है अपना डेटा रखने के लिए। और वो क्लाउड स्पेस इससे पहले खरीदी जा रही थी, कोई बाहर की कंपनी 130 रुपये में दे रही है, कोई 100 रुपये में दे रही है महीने में। जी, इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि जियो पहली कंपनी रही इंडिया में जिसने अपना 5G नेटवर्क होम ग्रोन बनाया। जो सारी टेक्नोलॉजी थी जियो की, वो इन्होंने खुद यहाँ पे इंडिनियसली खुद बनाई। तो तभी सस्ता दे पाते हैं ना, जब हम किसी से खरीद के देंगे तो क्या ही करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और डॉलर देखिए, आप क्या, अगर आप बाहर जाता पैसा तो डॉलर बाहर जा रहा है, मतलब कि 80 रुपए इकट्ठे कर रहे हैं और $1 के बराबर, $1 के बराबर हो रहा है। हाँ, अब ये 80 रुपए के बराबर यूज हो रहे हैं। मैं कहने का मतलब ये है कि वो इंपोर्ट होता था। अगर आप 5G समझ लीजिए साउथ कोरिया से बनवा रहे हैं, तो आप इंपोर्ट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी, और पैसा इतना जाता है इस टेक्नोलॉजी। और इसके बीच में एक और चीज भी तो है ना, भारत के सीक्रेट्स भी तो किसी और के हाथ में जा रहे हैं। बिल्कुल, वो तो है ही। वो चाइना का एक, मेरे को याद नहीं आ रहा, हिमाचल में एक कंपनी थी, वो बंद हो गई कंपनी, इसीलिए उनके टावर में चाइना ने एक डिवाइस ऐसी फिट की थी, इसमें जो टावर होते हैं ना हमारे मोबाइल टावर, इसमें एक डिवाइस लगा होता है, उसको LI बोलते हैं, LI। वो क्या करता है कि वो 6 महीने की रिकॉर्डिंग रखता है, सारी जितने भी टावर से होती है, जो भी कम्युनिकेशन होती है, वो उसको स्टोर रखता है अपने पास। तो वो जो MTS था उस नेटवर्क का नाम, तो जो MTS पे टावर लगाए थे चाइनीज कंपनी ने, ZTE ने, वो एक कॉपी इधर सेव कर रहा था, एक कॉपी चाइना को दे रहा है। अभी भी मैंने सुना कुछ CCTV कुछ हम सर्विसेज ले रहे हैं जिसका डाटा चाइना के पास है। बिल्कुल। और ZTE को बैन कर दिया, और उस MTS कंपनी को भी उसका भी लाइसेंस जो है। देखिए, जब हम ये सत्संग का प्रोग्राम कर रहे होते हैं ना, तो कई चीजें ऐसी निकल के सामने आती है जो हमने प्रोग्राम से पहले सोची भी नहीं होती हम रिकॉर्ड करेंगे। जैसे MTS की बात निकल के आई, अब CCTV कैमराज हैं, उनकी बात सामने आ रही है। तो भारत की जो सरकार एट प्रेजेंट है, जो आने वाले समय में भी आएंगी, जो उनके चैलेंजेस खाली छोटे नहीं हैं, मल्टीपल चैलेंजेस हैं। अरिहंत से नहीं बचेंगे, अब मल्टी फ्रंट अरिहंत से नहीं बचेंगे। हमें टेक्नोलॉजी भी को मजबूत करना है, और कर रहे हैं। हमें अपनी कंपनीज को सपोर्ट भी करना है जो बढ़ रही हैं, ठीक है। अभी समुद्र में जो मिनरल्स मिल रहे हैं, उनकी एक्सट्रैक्शन के लिए भी एक नया एम्प्लॉयमेंट बेस शुरू हो रहा है। तो जो हमारे बच्चे इस टाइम स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, उनको होप देनी है, उनको बताना है कि आपका जो जिस भारत में आप पैदा हुए हो, ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है। एक तरफ हमें चैलेंज है 80 करोड़ लोगों को BPL को राशन देना, क्योंकि वो हमारे साथ पेस में आगे नहीं बढ़ पाए। दूसरी तरफ चैलेंज है कि हमने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, जर्मनी, इनकी टेक्नोलॉजी से कम्पीट करना है। साउथ कोरिया छोटा सा मुल्क है, लेकिन फिर भी वो टेक्नोलॉजी में आगे चला गया, उसने सारा कुछ पकड़ के रखा है। और तीसरी तरफ हमारा चैलेंज है कि जो लोग हमें एज ए कंज्यूमर मार्केट देख रहे हैं,
कि हम 125 करोड़ लोग कंज्यूमर हैं, इनका पैसा छीन लें हम। हाँ, तो उनसे भी बचना है। और वो सारा कुछ जो है वो किस पे चल रहा है, परसेप्शन पे। तभी अर्थ न्यूज़ जैसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ी और भगवान जी को लगा, ईश्वर को लगा, अल्लाह ताला को लगा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने जम्मू कश्मीर में कम से कम, जो फैक्ट्स पे बात करे और अवेयर करे, जो ना किसी फिरका परस्ती की बात करे, ना पॉलिटिक्स की बात करे, ना आपको बोले कि मेरे को सब्सक्राइब करो, जिसका एक ही मकसद हो कि बात करो और बात लोगों तक पहुंचे। तो नए भारत के, नए जम्मू कश्मीर की अगर हम बात कर रहे हैं तो भारत में तो एन नंबर ऑफ चीज़ें हैं जो हमें अट्रैक्ट कर रही हैं और दिखाई दे रही हैं, शक्ति भी चल रही है और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। मैं एक चीज़ सर एक जोड़ना चाहूँगा यहाँ पे, जो लोग रिलायंस को बदनाम करते हैं या उसको बीजेपी के साथ जोड़ते हैं या कुछ ऐसा करते हैं, वो बीजेपी तो नेशनल पार्टी है, उसके साथ जोड़ें तो गलत नहीं है कोई। मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, वो बेवकूफ़ लोग हैं। देखिए अगर हम सिर्फ इसी चीज़ का एग्जांपल ले कि जो रिलायंस खुद करना चाहती है इंडिया में, वो सरकार का कितना डॉलर बचा रही है, कितना जो इंपोर्ट होने वाली चीज है वो बचा हम रही ऐसा बात आम लोगों का बचा तो रही वो है, बीजेपी सरकार आम लोगों की है ना। मैं वही बता रहा हूँ आपको, वो बीजेपी नहीं है इसके सपोर्ट में, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या एक आम आदमी का सपोर्ट है। देखिए यही तो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, हम तभी तो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आम आदमी को ये समझाना है कि जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है आपको, आपके अपनी सरकार के ही अगेंस्ट करके, आपको अपने भारत के अगेंस्ट करके, आपको भारत की सिविलाइजेशन के अगेंस्ट करके, वो लोग हैं जो चाहते हैं कि आप किसी बाबा जी का चमत्कार देखें। वो बाबा जी को फंडिंग भी शायद करते होंगे कि वो 122 लोग हाथरस में स्टैम्पीड में मर गए। बिल्कुल, वो चमत्कार के पीछे भागने वाले हैं ना, कि भारत की सिविलाइजेशन में चमत्कार तो है नहीं। भारत की सिविलाइजेशन में हम किसको मानते हैं? भगवान कृष्ण को, राम जी को। कहाँ चमत्कार किया उन्होंने? फाइट की। उन्होंने जादू मंत्र से पुल नहीं बनाया, उन्होंने पुल बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। और आज हजारों साल के बाद भी उसके ट्रेसेस दिख रहे हैं। बिल्कुल दिख रहे हैं, राम सेतु के ट्रेसेस दिख रहे हैं कि यहाँ पे सेतु बना था। कितनी मेहनत एक्सरसाइज की थी। चमत्कार करते कोई जब मंत्र पढ़ते तो आ जाते, ऐसा तो नहीं ना किया। तो भारत के आज की सिविलाइजेशन को चमत्कार किसने सिखाया? ये समझने वाली बात है। तो आज नए भारत में चमत्कार की कोई जगह नहीं है, सिर्फ मेहनत है, हार्ड वर्क है, देश को प्यार है और टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना है और हर बंदे को साथ लेके जाना है। 80 करोड़ लोग एक टाइम पे जीरो हो जाने चाहिए। हम लोग 150 करोड़ जो है वो ऐसे काबिल बने कि हम अपने भारत को विकसित करने में और टैक्सेस दें और मेहनत करो। भारत सरकार को भी हम देखें, अगर फजूल खर्ची कर रही है तो उसके ऊपर भी प्रोग्राम करें कि आप अगर आम आदमी की सरकार है तो आपके खर्चे कम होने चाहिए, गवर्नेंस के एक्सपेंडिचर दिन ब दिन कम होने चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का सत्संग करते हुए एक प्राइड आ रहा है मन में, हम सबके राजा भी आ रहा है कि हम एक मजबूत राष्ट्र में। अब हकीकत वाली फिल्म नहीं है वेपन। आज ये आ रहा था कि टेढ़ी नजर की ना तो न्यूक्लियर मिसाइल मार भी सकते हैं। बिल्कुल। और यही कारण है कि यूक्रेन में भी हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं और ऑनर के साथ 2 न्यूक्लियर फोर्सेस, एक रशिया की जो स्ट्राइक फोर्स है वो भी देख रहा है कि साहब क्या बात करते हैं। जर्मनी में अगर कोई बात होती है क्या बात करते हैं। तो आने वाले समय में मजबूत भारत को, चाइना को भी समझना पड़ेगा कि आप इसको रोक नहीं पाओगे, तो हैंडशेक ही करना है। समझ ही रहा है, जिस मतलब जो वो चालें चलती हैं वो नहीं चलेंगी। पाकिस्तान को भी समझना पड़ेगा कि मैं इस बड़े पेड़ की साइड पे खड़ा हूँ, मुझे इसकी शैडो के नीचे बेनिफिट लेना चाहिए, बजाय कि मैं इसके साथ इसको डिस्टर्ब करूं। पाकिस्तान शायद कुत्ते की दुम है तो वो ना समझ पाए। पाकिस्तान में मल्टीपल फैक्टर्स हैं तो वहाँ पे उनकी अपनी मजबूरियां भी हैं। लेकिन जो लोग सियाने हैं वो समझेंगे, ऐसा नहीं है। देखिए राष्ट्र नहीं खराब होता, लोग कुछ होते हैं जो आ जाते हैं खराब वाले, और वो एक समय के ऊपर हमारा ही पार्ट है, हमारे भारत का ही वो पार्ट है। और कितनी देर के लिए वो डिस्टर्ब होगा, अल्टीमेटली उधर भी लोग हैं, उधर भी पॉजिटिव लोग हैं, वो भी समझेंगे, वो भी देखेंगे और ज़रूर अपने गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालेंगे कि अगर हमारे से छूटा हुआ, हम अलग हुए थे, आज भारत कहाँ पहुँच गया और हम कहाँ हैं। तो मुझे लगता है नया भारत भी बनेगा और कभी ना कभी इस नए भारत को देख के नया पाकिस्तान भी बनेगा, जो सोचेगा कि भैया अब मैं टेररिज्म को खलासी करूं और मैं काम करूं प्रोग्रेस पे और भारत से लेसन लेके आगे बढ़ूं। और अगर अब मैंने भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो मेरे से डिस्कशन नहीं होगी, मेरे को नुकसान हो जाएगा। सर, पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर इंडिया की डेवलपमेंट्स की जो एग्जांपलें दी जा रही है, दिस इज द टाइम, यही मैं कह रहा हूं। टाइम इज चेंजिंग। वहां पे रियलाइज किया जा रहा है कि जो उनके तो सत्य ये है कि भारत बढ़ रहा है, भारत बहुत बढ़ेगा, भारत इतना बढ़ेगा कि पूरे विश्व का गुरु बनेगा और बन रहा है और उस शुरुआत हो चुकी है। ऐसा नहीं कि पुरानी गवर्नमेंट्स ने नहीं किया, उन्होंने भी अच्छा काम किया था, लेकिन प्रेजेंट गवर्नमेंट का जो काम है ना उसकी पेस हम ये बोलेंगे थोड़ी ज़्यादा है, उसकी पेस और कमिटमेंट थोड़ी ज़्यादा है। वो पॉलिटिकल मसलों में पढ़ के ज़्यादा चीज़ें वेस्ट नहीं कर रहे कि मैं गवर्नमेंट बना लूँ या मेरे को डर लगेगा कि मैं कोई मेरी सपोर्ट छीन लेगा। वो डिसीजन मजबूती से ले रहे हैं। वैसे डिसीजन उन्होंने जम्मू कश्मीर में भी लिया, ले लिए और अब वो इलेक्शन का डिसीजन भी ले रहे हैं। तो आज हम जम्मू कश्मीर का प्रोग्राम है तो थोड़ा सा हमने जम्मू कश्मीर इलेक्शन के बारे में बात करनी है कि
डिफेंस के लेवल पे मजबूत हो गए, टेक्नोलॉजी में मजबूत हो रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर को कैसे नया जम्मू कश्मीर बनाने में जो आने वाली सरकार है वो रोल प्ले करेगी, तो उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो मोस्टली पार्टीज ने अपना मैनिफेस्टो नहीं दिया, कांग्रेस का रह गया बीजेपी और बीजेपी का। दो नेशनल पार्टियां वेट कर रही हैं, मतलब दो जो नेशनल पार्टी हैं जो क्लेम कर रही हैं, जिनके बगैर सरकार बन नहीं पाएगी जम्मू कश्मीर में, और दोनों ही वेट में है। और तो कांग्रेस शायद का तो कैंडिडेट्स भी लिस्ट अभी वेट में ही हम देख रहे हैं। ये जम्मू चीज़ के हम लिए महसूस कर रहे हैं कि कांग्रेस को क्या प्रॉब्लम आ रही है कि कैंडिडेट नहीं इनको मिल रही है जिनको वो लग रही है कि ये कांग्रेस की सीट पे जीत पाएंगे, या कोई इंटरनल उनके अपने जैसे बीजेपी में हमने देखा कि खिंचातानी चल रही है सीटों पे। वो दोनों चीजें हैं। खींचातानी तो हो नहीं सकती ना, क्योंकि कैंडिडेट्स का हम देख रहे हैं कि वहाँ पे थोड़ा सा कमी है वहाँ पे कैंडिडेट्स की। अगर हम आइडियोलॉजीज की, पिछले एपिसोड में हमने आइडियोलॉजीज की बात की थी। कांग्रेस की आइडियोलॉजी जो है वो है थोड़ी सी लिबरल, कि अगर तुमने एक थप्पड़ मारा है तो दूसरी भी गाल आगे कर दो। ये कोई बड़ी अच्छी सोच नहीं थी, जो प्रूव गलत होगी, क्योंकि आजकल जो मारने वाले होते हैं दूसरी गाल पे मार देते हैं, कहते तीसरी। ये है कि जो भारत की फिलॉसफी रही है कि हम आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे, आप हमला करेंगे तो हम आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन अब जो नया भारत है वो कह रहा है अगर हमले की प्लानिंग भी की ना अगर, तो घर घुस के मारेंगे, घर घुस के मारेंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि हमारे जो सिटीजन्स हैं वो अब किसी के लिए कोई पहला शिकार करने के लिए नहीं है कि आप आओ मारो फिर हम जवाब देंगे। अब है कि अगर आपने सोचा भी और हमारी एजेंसी ने बोला कि एजेंसियों ने बोला मारेंगे तो बहुत मारेंगे। और वैसे वो थ्योरी चल रही है ना अननोन गनमैन वाली आजकल बड़ी वैसी चली रही है। तो अब जम्मू कश्मीर के इलेक्शन को लेके हम अपने सत्संगियों को यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पूरा क्लोजली वॉच करें, मैनिफेस्टोस को देखें और कैंडिडेट को देखने से ज़्यादा उसका आइडियोलॉजी देखें, वो किस पार्टी को बिलोंग करता है। नहीं, पार्टी क्या उसकी, पार्टी भी छवि पार्टी तो चलो कि उसकी जो उसकी पॉलिटिकल पार्टी है, जो उसकी पॉलिटिकल क्लास है, वो भारत को लेके, जम्मू कश्मीर को लेके, पॉलिसीज़ को लेके क्या सोच रही है। वो सेल्फ सेंटर्ड है, सेल्फ सेंटर्ड होता है जो अपनी अपनी मतलब की बात करता है। जो देश की बात करता है वो सेल्फ सेंटर्ड नहीं होता है। तो आज के एपिसोड में हम नए जम्मू कश्मीर की तरफ बढ़ते हुए, फ़िलहाल जब तक सारे मैनिफेस्टो नहीं आ जाते, हम ज़्यादा उस पर डिस्कशन नहीं करते हुए सिर्फ ये वॉच कर रहे हैं। एक तो टेररिज्म की एक्टिविटीज़ थोड़ी सी साइलेंटली दोबारा से कोशिश की जा रही है, बट हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जो है, पिछले कल भी हमने देखा, 2 दिन पहले भी 5 लाइव ग्रेनेड्स पकड़े गए। अभी भी कुछ जिसको बोलते हैं ना शेडी लोग जो है मूवमेंट्स कर रहे थे। तो जनता से अपील है कि आप लोग सतर्क रहें, आप लोग बिल्कुल वॉच की रखें। जो भी आपको लगता है कहीं पे नेगेटिव मूवमेंट से अपनी कंसर्न, हाँ, अफवाहें ना फैलाएं, उससे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ना लें कि कोई इंसान अलग से दिख रहा है तो आप सोचेंगे ये बॉर्डर से पार, हमारे बॉर्डर बड़े मजबूत है, इतनी जल्दी क्रॉस नहीं किया जा सकता। लेकिन थोड़ा अलर्ट रहे, पढ़े लिखे की तरह बिहेव करें। कंसर्न पुलिस स्टेशन का नंबर सबके मोबाइल पे होना चाहिए। अगर कहीं पे लिखता है ये पुलिस का काम है देखना, तो इन्फॉर्म कर दें, और उससे हम सेफ रहेंगे, सिक्योर रहेंगे। और इलेक्शन के दौरान जो लोग इस देश के, इस जम्मू कश्मीर के दुश्मन हैं, पूरी कोशिश करेंगे कि कुछ शरारत हो, लेकिन हमें पूरा विश्वास है, जो हम देख पा रहे हैं कि जो सरकार है प्रेजेंट, सेंटर की और स्टेट के अंदर जो एलजी सरकार है, बड़ी मजबूती से वॉच कर रही है। पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी मुझे एक अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि अब अपनी आइडियोलॉजीज़ को कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा है। सरकार में आने के लिए क्लियर है, और वो समझ चुके हैं कि हमारा वोटर अगर मैं देखेगा कि आज मैं एक मुद्दे पे बात कर रहा, लिबरल मुद्दे पे बात कर रहा था, तो अब मैं किसी सख्त मुद्दे पे नहीं जा सकता हूँ। तो लिबरल होना भी पॉजिटिव होना होता है, सख्त भी होना पड़ता है। टोटल लिबरलाइजेशन इज़ नॉट ऑल्सो गुड, टोटल स्टिकनेस इज़ ऑल्सो नॉट गुड। तो भारत वैसे ही एक ऐसी सिविलाइजेशन है जिसमें हर एक चीज़ के लिए स्पेस है, हर एक चीज़ के लिए अकोमोडेशन है, लेकिन सबसे पहले 150 करोड़ लोगों को भारतीय होने पर प्राइड फील करना है। हमारी कास्ट, क्रीड, कलर, हमारा रिलीजन इससे आगे एक साइड पे है। सबसे पहले एक ही रिलीजन है कि हम भारतीय हैं, और भारत को मजबूत बनाने में सारे स्टेट्स के सिटीजन्स ने काम करना है। और पर्सनल जिसको बोलते हैं ना बेनिफिट से ज़्यादा ऊपर उठ के देश और समाज के बेनिफिट के बारे में बात करनी है, देश हित की बात करनी है, जनहित की बात करी, विश्व हित की बात अपने आप हो गई। तो मुझे लगता है जियो जो जैसी कंपनीज हैं या और भी जो कंपनीज काम कर रही हैं, ये यूरोप की प्रॉब्लमों को भी सॉल्व करेंगी, मुझे लगता है आने वाले समय में। बिल्कुल कर ही रहे हैं, क्योंकि हमारा जो इंटरनेट स्पीड है ना? आज टॉप जी बिल्कुल। जो इंडस्ट्री है, जो इंडिया की आईटी इंडस्ट्री है, मेजर बैंक्स जो हैं वर्ल्ड के, उनको इंडिया से ही सपोर्ट हो रहा है। जितने भी मेजर अमेरिका के बैंक है, यूके के बैंक्स हैं, सब। और सबसे अच्छी बात रवीश और राजा भैया और आशीष सोचने वाली है और समझने वाली है, जिस दौर से अभी वो गुजरना शुरू हुए हैं ना, हम उससे गुजर के आगे बढ़ चुके हैं। बिल्कुल, है ना राजा भैया? तो हम बड़ी तेजी से प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहे हैं, और ये जो हमें एक गम है
कि 80 करोड़ लोग हमारे ऐसे हैं हमारे साथ जुड़े हुए जो अभी भी डिपेंड है कि उनको सब्सिडी मिले और वो अपने पाँव पे खड़े हों। मुझे अपने लेवल पे ये खुशी होती है, हम सबको होती है, जो जो लोग भी ऐसा काम कर रहे हैं। रिलायंस को खुशी होनी चाहिए और बड़ी बड़ी टाटा को खुशी होनी चाहिए, इंडिया की जम्मू की कंपनी को खुशी होनी चाहिए जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रही हैं। हमें भी खुशी है कि हम छोटे से अपने नेटवर्क में भी 100,000 लोगों को लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर, यही सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है टूवर्ड्स दी कंट्री कि हम अपने आप को भी सशक्त बनाएं और हम अपने साथ उन लोगों को भी सशक्त बनाएं जो भारत के अंदर रह के अभी उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं काम जो उनको कैपिटल चाहिए। या अभी मैंने सुना कि लोन्स को लेके भी आरबीआई ने कोई सेंट्रल पूल बनाने की कोशिश की है, जैसे हमारा यूपीआई है, वैसे लोन को लेके भी सुनने में आ रहा है कोई ऐसा बन रहा है प्लेटफॉर्म जहाँ से लोन मिलना भी बड़ा आसान हो जाएगा। तो भारत जो है बहुत तेज़ी से जिसको दौड़ रहा है कि वो अपने 150 करोड़ लोगों को एकोमोडेट करे। हम वैसे भी भारत को माँ बोलते हैं, तो माँ की नज़रों में सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। टाइम लगता है अपनी अपनी तरीके से, लेकिन ये 100% हमें गारंटी लेके चलनी चाहिए और सब लोगों को बताना चाहिए कि भारत माता जो है वो हमारे लिए फ़िक्रमंद है और वो हमारे लिए 100% लगे हुए हैं और हर एक बच्चा जो है उनको प्यारा है। चाहे वो बच्चा एक कॉटन की शर्ट पहन के आ रहा है, चाहे वो सिल्क की शर्ट पहन के आ रहा है, चाहे वो किसी भी लेवल पे है, उसकी नज़रों में सब एक जैसे हैं और हम एक दूसरे के साथ मिलके इस भारत को मजबूती के साथ आगे लेके जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी यही करने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल कि आप ये जो मौका आपको मिला है 10 साल के बाद हमें असेंबली 10 साल के बाद हो रहा है, इलेक्शन तो हो रही है, लेकिन इस बार आप ज़ात पात कैंडिडेट की शक्ल सूरत उसका नाम से ऊपर उठें और आइडियोलॉजी को वोट करें और आप क्लियर हो कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है। अगर आपकी आइडियोलॉजी अपने जम्मू कश्मीर को मजबूत देखना है तो देखें मैनिफेस्टो में क्या लिखा गया है, और आपकी आइडियोलॉजी सिर्फ अपना घर मजबूत देखना है तो फिर आप उसी हिसाब से वोट करें। लेकिन नीति शास्त्र और पॉलिटिकल साइंस यही बोलती है कि जब भी कोई चीज़ सेंट्रलाइज्ड होती है, सबके लिए होती है, तो सबके लिए होती है। एक घर मजबूत रह के 50 खराब नहीं रहते, बिल्कुल नहीं। 50 मजबूत हो तो एक भी मजबूत हो जाएगा। तो आप जो भी डिसीजन लें सोच समझ के लें। बीजेपी का मैनिफेस्टो भी आ जाएगा, कांग्रेस का भी आ जाएगा, कैंडिडेट भी हो जाएंगे। किसी इन्फ्लुएंस में आके जो बोला जाता था इलेक्शन इज अ गेम ऑफ मनी, इस नैरेटिव को जम्मू कश्मीर की जनता चेंज करेगी और नए भारत में ये नैरेटिव जाएगा। देखो जम्मू कश्मीर की जनता को उन्होंने ना पैसे के लिए वोट डाला, ना उन्होंने गलत चीज़ों के लिए वोट डाला जो आम लोगों में चर्चा होती है। उन्होंने वोट डाला अपने भविष्य के लिए और उन्होंने चुनी ऐसी पार्टी, ऐसे नेता जो उनको एक डायरेक्शन दे रहे थे। और ये सत्संग का रोल अगर हम कर पाते हैं तो मुझे लगता है हमने अपना ड्यूटी इलेक्शन के दिनों में ठीक से दी। तो मुझे लगता है आज की चर्चा को विराम देते हैं। वी आर फीलिंग हैप्पी, वी आर फीलिंग प्राइडफुल दैट वी आर भारतीय। जय माता दी। जय माता दी।